ये देखो, एक मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस तो पढ़ लिया था, अब अपन अपवाद पढ़ रहे हैं। तो इसकी स्लाइड भी मैं शेयर कर देती हूँ भी आपके साथ, ये स्लाइड शेयर होने जा रही है। तो इसके बारे में बता रही हूँ मैं बेटा, मेंडल के वंशागति के नियमों के अपवाद। तो मेंडल के कार्यों की सन 1900 में पुनः खोज होने के पश्चात कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनसे विभिन्न लक्षणों की सजीवों में वंशागति के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त होती है। तो कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद निम्न प्रकार से हैं। तो पहला है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब अपूर्ण प्रभाविता। तो मेंडल द्वारा प्रयुक्त कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, विपर्यासी लक्षणों के 7 जोड़ों में से प्रत्येक जोड़े के लिए एक अलील को दूसरे अलील पर प्रभावी पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में प्रभावी जनक का लक्षण प्ररूप फिनोटाइप ही उत्पन्न होता है। जैसे कि इसको कैसे समझा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरणों, जैसे कि मिराबेलिस जलापा, जिसे कि 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। मिराबेलिस जलापा में संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्ररूप के स्थान पर दूसरा लक्षण दिखाई देता है। यह प्राप्त लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण प्ररूप के बीच का इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती होता है, और यह प्रयोग कार्ल कॉरेंस वैज्ञानिक ने किया था। तो आप देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, इसको एनलार्ज कर देते हैं कि मिराबेलिस जलापा या गुल अब्बास में जब लाल पुष्प एवं सफेद पुष्प वाले दो जनक पौधों का क्रॉस करवाया गया, तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। देख रहे हो, ये लाल पुष्प है, रेड फ्लावर्स है, और ये है सफेद पुष्प। तो बेटा कहने का क्या मतलब है, जब मिराबेलिस जलापा, जब बेटा आवाज नहीं आए, जब बेटा आवाज डिस्टर्बेंस, जब मिराबेलिस जलापा में या गुल अब्बास में लाल पुष्प एवं सफेद पुष्प वाले दो जनक पौधों का क्रॉस करवाया गया, तो अपन देखते हैं F1 जनरेशन में गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। तो लाल पुष्प को कैसे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल R, सफेद पुष्प को स्मॉल r, और जो युग्मक बनते हैं, युग्मक मतलब गेमेट्स, तो है कैपिटल R एंड स्मॉल r। अब जब इन युग्मकों के बीच बेटा क्रॉस कराते हैं तो गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो गुलाबी पुष्प को कैसे दर्शाएंगे, कैपिटल R एंड स्मॉल r, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो एक बिल्कुल ही कैसा प्राप्त हुआ, मध्यवर्ती होता है, ना तो प्रभावी लक्षण प्राप्त हुआ ना अप्रभावी लक्षण प्राप्त हुआ, एक गुलाबी इंटरमीडिएट कलर प्राप्त हुआ, किसमें, F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में। तो फिनोटाइप क्या हुआ, लक्षण प्ररूप हुआ फिनोटाइप, और जीन प्ररूप हुआ जीनोटाइप। अब इनके बीच में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो क्या हुआ बेटा, तो अपन ने पाया लाल गुलाबी सफेद, लाल पुष्प एक था, गुलाबी पुष्प दो थे, और सफेद एक पुष्प था। तो फिनोटाइपिक रेशियो लक्षण प्ररूपी अनुपात था 1:2:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। हाँ बेटा कुछ पूछा जा रहे हो निकिता, आपने हैंड रेज किया है, तो कुछ पूछा जा रहे हो निकिता? नो मैम, गलती से हो गया था। नहीं बेटा, अच्छा। तो अब बेटा देखना क्या क्या बताया, इन गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधों में, इन गुलाबी रंग के पुष्प वाले F1 संतति के पौधों का स्व निषेचन करवाने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त लाल, गुलाबी एवं सफेद रंग के पुष्प वाले पौधों का अनुपात 1:2:1 था। वापस बोलती हूँ, इन पिंक फ्लावर्स, इन गुलाबी रंग के पुष्प वाले F1 संतति के पौधों का
स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने पर F2 में प्राप्त लाल, गुलाबी एवं सफेद रंग के पुष्प वाले पौधों का अनुपात 1:1, 1:2:1 था। ये देख रहे हो, जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड सफेद को किससे दिखाया है, स्मॉल आर, तो 1:1, 1:2:1 प्राप्त हो गए। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिखाया गया है इस चित्र में, ये है रेड कलर के फ्लावर्स और ये है बेटा क्या दिखाया है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स वाले पौधे। अब इनके बीच में जिनकी अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मिराबिलिस जलापा की। तो जब लाल पुष्प एवं सफेद पुष्प वाले दो जनक पौधों के बीच क्रॉस करवाया गया है, देख रहे हो डायग्राम में, तो F1 जनरेशन में गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए। तो इसके नीचे क्या लिख रहा है, गुलाबी, पिंक। अब जब इन गुलाबी रंग के पुष्प F1 जनरेशन में प्राप्त हुए, अब इन गुलाबी रंग के पुष्प वाले F1 संतति के पौधों का स्वनिषेचन करने पर F2 जनरेशन में लाल, गुलाबी एवं सफेद रंग के पुष्प प्राप्त हुए, जिनका अनुपात क्या था, रेशो 1:2:1। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है आपको, मिराबिलिस जलापा के पुष्प रंगों में अपूर्ण प्रभाविता, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि शुद्ध होमोजाइगस समयुग्मजी स्थिति में प्रभावी लक्षण कारक के तथा अप्रभावी लक्षण कारक के लाल एवं सफेद पुष्पों वाले पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन सकर या विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस संयोजन कैपिटल आर स्मॉल आर में प्रभावी लक्षण पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो पाता, बल्कि इसके स्थान पर मध्यवर्ती लक्षण इंटरमीडिएट कैरेक्टर गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो बेटा ना तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर्स मिलते हैं, ना ही F1 जनरेशन में सफेद पुष्प मिलते हैं, बल्कि एक इंटरमीडिएट कलर ही देखने को मिलता है जो कि है पिंक फ्लावर। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि लाल रंग वाला कारक आर कैपिटल आर सफेद रंग वाले कारक पर पूरी तरह प्रभावी नहीं है। ये जो कैपिटल आर है वो सफेद रंग के पुष्प पर बेटा पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, अतः इस परिघटना को अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और इस प्रक्रिया में F2 पीढ़ी के प्राप्त पौधों का जीन प्ररूपी एवं लक्षण प्ररूपी अनुपात जीनोटिपिक रेशियो एवं फिनोटिपिक रेशियो समान ही अर्थात 1:2:1 होता है। तो अब अपन बात करेंगे, ये तो थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, अब एक लेंगे अपन कंप्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। तो इसी प्रकार इन one of the plant like Antirrhinum majus incomplete dominance was found in Antirrhinum majus plants commonly called as snapdragon। Antirrhinum majus में भी incomplete dominance पाया गया और Antirrhinum majus को snapdragon plant भी कहते हैं। तो Antirrhinum majus plant was called as snapdragon and this plant had broad leaves, इसकी क्या थी, चौड़ी पत्तियां थी, and these broad leaves were represented by capital B and capital B, and the plants with narrow leaves were represented by small b and small b, and plants with red flowers capital R and plants with white flowers। ठीक है, तो एंटीराइनम मेजस में भी क्या पाया जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है, जिसमें कि क्या था, पेरेंट्स वर हैविंग द ब्रॉड लीव्स एंड रेड फ्लावर एंड one of the other parent was having the narrow leaves having with white flowers।
तो in F1 generation, intermediate leaves and pink flowers were obtained in Andirrhinum majus. अब अपन पढ़ते हैं कोडोमिनेंस क्या होता है, सह प्रभाविता क्या होता है। तो इस प्रक्रिया में युग्म विकल्पी जोड़े में उपस्थित दोनों कारक सदस्य या जीन प्रभावी या अप्रभावी नहीं होते, बल्कि दोनों ही F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त लक्षण को विकसित करने में समान रूप से योगदान देते हैं। तो कोडोमिनेंस में सह प्रभाविता में भी F2 पीढ़ी में, F2 जनरेशन में जीन प्ररूपी एवं लक्षण प्ररूपी अनुपात 1:2:1 ही होता है। तो सह प्रभाविता कोडोमिनेंस की प्रक्रिया को पालतू पशुओं में त्वचा के रंग की वंशागति, स्किन कलर इनहेरिटेंस इन कैटल्स के उदाहरण से समझाया जा सकता है। जैसे कि बेटा कौन सा उदाहरण लेते हैं, मवेशी जो होते हैं बोविन एनिमल्स में चमड़ी माने स्किन का रंग लाल एवं सफेद होता है। तो जब चमड़ी का रंग लाल है तो उसको कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल आर। और जब स्किन चमड़ी का रंग सफेद है तो किससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, स्मॉल आर। इन दोनों प्रकार के मवेशियों के बीच क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में प्राप्त मवेशियों की त्वचा चितकबरी कैपिटल आर स्मॉल आर होती है। देखो बेटा, एक तो है ऐसे मवेशी जिनकी स्किन कैसी है, चमड़ी कैसी है, लाल है। दूसरे मवेशी कैसे है जिनकी चमड़ी है, स्किन कैसी है, सफेद है। तो लाल चमड़ी को, लाल स्किन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और सफेद चमड़ी को स्मॉल आर। और बाद में जब इनमें क्रॉस करवाते हैं सफेद चमड़ी वाले मवेशियों में व लाल चमड़ी वाले मवेशियों में, तो F1 जनरेशन में चितकबरे मवेशी अपन को मिलते हैं और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो अपन को क्या प्राप्त हुआ है F1 जनरेशन में, चितकबरे मवेशी। ठीक है, अब इन चितकबरे मवेशियों में जब स्वयं निषेचन कराते हैं तो अपन को क्या मिलते हैं, F2 जनरेशन में एक तो मिलता है लाल त्वचा वाले मवेशी, दो मिलते हैं चितकबरी त्वचा वाले मवेशी, एक मिलता है सफेद त्वचा वाले मवेशी। तो जीनोटाइप क्या हुआ बेटा, कैपिटल आर एक है, और चितकबरे कितने हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर दो हुए, और सफेद कितने हुए, स्मॉल आर एक हुआ। तो कहने का क्या मतलब है कि इस प्रकार यहाँ सकर पशु में दोनों जीन कैपिटल आर व स्मॉल आर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी में सकर पशु दोनों ही जीन्स को अभिव्यक्त करते हैं, इनके लक्षणों को दर्शाते हैं। तो F1 पीढ़ी के पशुओं में आपस में क्रॉस करवाने पर, ये देख रहे हो, F1 पीढ़ी के पशुओं में आपस में क्रॉस करवाने पर लाल चितकबरे एवं सफेद मवेशियों का अनुपात 1:2:1 होता है। अनुपात कितना है, रेशो 1:2:1 होता है। ठीक है, अतः सह प्रभाविता में भी अपूर्ण प्रभाविता के समान ही मेंडेलियन फिनोटाइप अनुपात 3:1 का अनुसरण नहीं होता। तो अपन ने इसमें क्या देखा कोडोमिनेंस में, कि सह प्रभाविता की प्रक्रिया को पालतू पशुओं में त्वचा के रंग की वंशागति के उदाहरण से समझाया जा सकता है। जैसे मवेशियों में चमड़ी का लाल रंग एवं सफेद होता है, और इन दोनों प्रकार के मवेशियों के बीच क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में प्राप्त मवेशियों की त्वचा चितकबरी होती है। और इस प्रकार यहाँ सकर पशु में दोनों जीन कैपिटल आर व स्मॉल आर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ लक्षण प्ररूपी एवं जीन प्ररूपी अनुपात समान आता है। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि अपूर्ण प्रभाविता मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस एवं सह प्रभाविता कोडोमिनेंस में F2 पीढ़ी का
जीन प्ररूपी एवं लक्षण प्ररूपी अनुपात फिनोटाइपिक रेशो एक समान ही प्राप्त होता है, परंतु उपरोक्त दो परिघटनाओं में सक्रिय जीन्स या कारकों की कार्यशैली में पर्याप्त भिन्नता होती है। तो अपूर्ण प्रभाविता में जीन के दोनों अलील्स कैपिटल आर व स्मॉल आर की अंतर क्रिया इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप दोनों जनक जीवधारियों के लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण प्ररूप फिनोटाइप प्राप्त होता है, जबकि आनुवंशिकी विज्ञानियों के अनुसार सह प्रभाविता कोडोमिनेंस के अंतर्गत F1 पीढ़ी के सकल विषम युग्मजी लक्षण प्रारूप के विकसित होने में दोनों अलीलों की समान भूमिका होती है। इनका आपसी व्यवहार अवरोधी न होकर परस्पर सहयोगी होता है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं लीथल जीन्स। घातक जीन्स कौन सी होती हैं? लीथल जीन्स कौन सी होती हैं? तो सजीवों में उपस्थित जीन न केवल कुछ प्रमुख बाह्य आकारिकीय लक्षणों का निर्धारण करते हैं, बल्कि इसके साथ ही ये सजीवों की जीवन क्षमता वायबिलिटी को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि बेटा सफेद आंखों एवं अवशेषी पंखों वेस्टिजियल विंग्स वाली ड्रोसोफिला मक्खी की जीवन क्षमता सामान्य वाइल्ड प्रकार की ड्रोसोफिला मक्खी की तुलना में कम होती है। क्या बता रही हूँ कि जो सफेद आंखों व्हाइट आइज एवं वेस्टिजियल विंग्स एवं अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला मक्खी की जीवन क्षमता सामान्य वाइल्ड प्रकार की ड्रोसोफिला मक्खी की तुलना में कम होती है, परंतु इसके अतिरिक्त अनेक उदाहरणों में यह भी देखा गया है कि कुछ जीन सजीव के लक्षण प्ररूप फिनोटाइप को तो बिल्कुल प्रभावित नहीं करते, परंतु उनकी जीवनी क्षमता वायबिलिटी को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो जीवनी क्षमता पर इस प्रतिकूल प्रभाव के कारण वह सजीव जीवित नहीं रह पाता। अतः इस प्रकार के जीन जिनकी उपस्थिति सजीवों के लिए घातक होती है एवं जो जीन धारक की मृत्यु का कारण होते हैं, उनको घातक जीन्स कहते हैं। मतलब लीथल जीन्स बेटा किसे कहते हैं? इस प्रकार के जीन जिनकी उपस्थिति सजीवों के लिए घातक होती है एवं जो जीन धारक की मृत्यु का कारण होते हैं, उनको घातक जीन कहते हैं, मतलब लीथल जीन्स कहते हैं। यदि घातक जीन या इसका प्रभाव अपने दूसरे युग्म विकल्पी पर प्रभावी हो जाता है, तो प्रभावी समयुग्मजी जीन प्ररूप होमोजाइगस जीनोटाइप सजीव मर जाते हैं और ऐसा जीन आने वाली पीढ़ी में प्रविष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इस प्रकार के घातक जीन उसी सजीव पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाते हैं। अतः लीथल जीन अप्रभावी रिसेसिव होते हैं। लीथल जीन्स कैसे होते हैं बेटा? अप्रभावी होते हैं, रिसेसिव होते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में हेट्रोजाइगस अवस्था में उपस्थित तो रहते हैं, परंतु प्रकट नहीं होते हैं। अतः ऐसे सजीव मरते नहीं हैं, बल्कि घातक जीन्स लीथल जीन्स का प्रभाव तो प्रभावी समयुग्मजी डोमिनेंट होमोजाइगस अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है, जिसके कारण जीव मर जाते हैं और घातक जीन आने वाली पीढ़ी में संचरित ट्रांसमिट नहीं हो पाते। तो लीथल जीन्स की कार्यशैली को इस उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। तो लीथल जीन्स चूहों में त्वचा का रंग,
स्किन कलर इन माइस। तो घातक जीन्स लीदल जीन्स की क्रिया चूहों में त्वचा के रंग के लक्षण की वंशागति के अध्ययन द्वारा समझी जा सकती है। इसी प्रकार बेटा ल्यूसेन क्यूनॉट, नाम क्या है? ल्यूसेन क्यूनॉट ने 1905 में, मतलब ल्यूसेन क्यूनॉट के अनुसार चूहों के त्वचा के रंग के लक्षण की वंशागति के परिणाम संभावित मेंडेलियन एक सकर अनुपात 3:1 के अनुरूप नहीं थे। मतलब ल्यूसेन क्यूनॉट के अनुसार चूहों में रेट्स में त्वचा का पीला रंग येलो स्किन कलर त्वचा के अन्य रंगों जैसे भूरे रंग पर प्रभावी होता है। यह पीला रंग केवल एक जीन कैपिटल वाई द्वारा नियंत्रित होता है। यह पीला रंग केवल एक जीन कैपिटल वाई द्वारा नियंत्रित होता है। और यह भी देखा गया कि समयुग्मजी अवस्था कैपिटल वाई में पीला रंग चूहों के लिए घातक सिद्ध होता है और चूहे मर जाते हैं। और समयुग्मजी अवस्था, अतः समयुग्मजी अवस्था कैपिटल वाई में पीले रंग के चूहे कभी प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये केवल विषम युग्मजी अवस्था कैपिटल वाई स्मॉल वाई में ही पीले रंग के मिलते हैं। देखना बेटा एक क्रॉस को देखना, इसमें समझाया है। एक तो लिया है पीले चूहे, मतलब पीले चूहे लिए, उनको क्रॉस किससे कराया? पीले चूहे से। तो F1 जनरेशन में जो संतति प्राप्त होती है, ठीक है, वो आपको, ये तो युग्मक क्या बने? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F2 जनरेशन आपको क्या मिली? पीला चूहा जो कि होमोजाइगस है। कैपिटल वाई ये मर जाता है। पीला चूहा जो कि होमोजाइगस है ये मर जाता है। इसमें देखना जो पीला चूहा है ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये सरवाइव करता है, जिंदा रहता है। और ये पीला चूहा भी क्या है? हेट्रोजाइगस है, इसलिए सरवाइव करता है। और एक भूरा चूहा है। तो फिनोटाइपिक रेशो व जीनोटाइपिक रेशो दिखाएं तो फिनोटाइपिक रेशो है 2 पीले 1 भूरा। ये देखो पीला वाला जो मर गया वो भी पीला ही है, तो 2 तो पीले 1 भूरा। मरने वाले को तो छोड़ी दो, 2 पीले व 1 भूरा। ये तो हुआ लक्षण प्ररूपी अनुपात, फिनोटाइपिक रेशो। अब बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशो की, तो वो है 1:2:1। कैपिटल वाई 2, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 2 है, और 1 है स्मॉल वाई ये है 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? 1:2:1। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? 2:1। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? वापस इसे बताती हूँ कि ल्यूसेन क्यूनेट के अनुसार चूहे में रेट्स में त्वचा का पीला रंग त्वचा के अन्य रंगों जैसा भूरे रंग पर प्रभावी होता है। यह पीला रंग केवल एक जीन कैपिटल वाई द्वारा नियंत्रित होता है। और यह भी देखा गया कि समयुग्मजी अवस्था कैपिटल वाई में पीला रंग चूहों के लिए घातक सिद्ध होता है और चूहे मर जाते हैं। अतः समयुग्मजी अवस्था में पीले रंग के चूहे कभी प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये केवल विषम युग्मजी अवस्था कैपिटल वाई स्मॉल वाई में ही पीले रंग के मिलते हैं। अतः जब पीले रंग के विषम युग्मजी चूहों में परस्पर क्रॉस करवाया गया, तो इसके परिणाम स्वरूप F2 पीढ़ी में पीले एवं भूरे रंग के चूहों का लक्षण प्ररूपी अनुपात फिनोटाइपिक रेशो 2:1 था, क्योंकि शेष 1/4 प्रभावी समयुग्मजी डोमिनेंट होमोजाइगस चूहे प्रभावी समयुग्मजी घातक जीन लीदल जीन की उपस्थिति के कारण मर गए, जैसा कि इस क्रॉस के द्वारा दर्शाया गया है। तो बेटा ल्यूसेन क्यूनॉट ने इन परिणामों के आधार पर क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किए?
तो ल्यूसेन क्यूनॉट ने जो निष्कर्ष कंक्लूजन प्रस्तुत किए वो है, पहला है चूहे में मतलब माउस में या माइस में त्वचा का पीला रंग सामान्य भूरे रंग ब्राउन रंग पर प्रभावी डोमिनेंट होता है। मतलब क्या हुआ, चूहे में त्वचा का पीला रंग सामान्य भूरे रंग पर प्रभावी होता है और विषम युग्मजीवी अवस्था में ही पीले रंग वाले चूहे जीवित रह सकते हैं। समयुग्मजीवी प्रभावी अवस्था में चूहों की मृत्यु हो जाती है। तीसरा निष्कर्ष है, अतः विषम युग्मजीवी पीले रंग कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले चूहों का आपस में क्रॉस करवाने पर आगे वाली पीढ़ी में पीले व भूरे रंग के चूहों का लक्षण प्ररूपी अनुपात मेंडल के एक सकल क्रॉस के अनुपात के अनुसार 3:1 न होकर एक परिवर्तित प्रारूप 2:1 में निरूपित होता है, क्योंकि प्रभावी समयुग्मजीवी कैपिटल वाई पीला चूहा भ्रूण अवस्था में ही मर जाता है। अतः इस क्रॉस के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कैपिटल वाई जीन समयुग्मजीवी अवस्था में चूहे के लिए घातक होती है और ऐसे चूहे मर जाते हैं। अतः ये जीन अगली पीढ़ी में संचरित नहीं हो पाते। अब बात करते हैं एलेलिक। अब किसकी बात करेंगे, एलेलिक एंड नॉन एलेलिक इंटर